हेलो फ्रेंड्स, श्याम हिस्ट्री क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने अब तक अध्याय 3 तक हमने अध्ययन कर लिया है। अध्याय 4 को लेकर आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियोस उन तक जल्दी से जैसे ही हम अपडेट करें तो उनके पास यह सूचना पहुंच जाए। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक नगर। आज हमारा जो चैप्टर है वो है आरंभिक नगर। जैसा कि हमें पता आरंभिक नगर कौन कौन से थे, तो आरंभिक नगरों में सबसे पहले जिस नगर की बात की जाती है वो है हड़प्पा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा ही पहला ऐसा नगर था जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। और हड़प्पा के द्वारा हमें यह पता चला कि यहाँ एक सभ्यता विकसित हुई थी और हड़प्पा की खोज एक असमंजस रूप से हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि अतीत की जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में जो पता लगता है वह खुद एक आश्चर्य है, क्योंकि जैसा कि अभी हम आज हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो आप इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखोगे। वही कहानी स्टार्ट करने का तरीका, दो बालक हैं गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसके कुछ लोग हैं वहाँ पर जो कि खंडर के घर की है, एक खंडर है, उस खंडर की तारीफ कर रहे हैं और बच्चे जो थे वो उसे भूतिया घर कहते थे। अब उसी चीज़ की चर्चा करते हुए ये उस चीज़ को वहाँ तक लेके जा रहे हैं। देखिए कि एक ने कहा इसकी वास्तुकला तो देखो, दूसरा कह रहा है कि इसे यहाँ पर जो लकड़ी रखी हुई है इस लकड़ी पर सुंदर नक्काशी तो देखो। इस प्रकार वो कहते हैं कि हमें मंत्री को पत्र लिखकर इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने एवं मरम्मत कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब दो बालक हैं जसपाल और हरप्रीत, ये सोच रहे हैं कि पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। तो इसी की स्टार्ट करते हुए कहानी आगे बढ़ाई जा रही है, हड़प्पा की कहानी। कि अक्सर पुरानी इमारतें हमें अतीत के बारे में बताती हैं, हमारे यहाँ पर किस प्रकार से यह जीवन व्यतीत हुआ। इस जीवन के अतीत में जो जो घटनाएं घटी उन घटनाओं के बारे में हमें यही चीज़ें बताती हैं। पुरातत्वविद इन्हें अपने स्रोतों में शामिल करते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में, और ये पंजाब कहाँ है ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही है, कि जब इस पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जो लोग इस काम में जुटे हुए थे तो वहीं पर जो इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पा पर स्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं, और इस प्रकार सोच करके वो हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए और रेलवे लाइन पर बिछा दी। रेलवे लाइन तो बन गई लेकिन कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई और जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा नगर, जो हड़प्पा स्थल था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। उसके बारे में जो सबूत थे, जो स्रोत थे, वो बहुत सारे स्रोत नष्ट हो गए। अब जो इंजीनियर थे वो इंजीनियर दो इंजीनियर थे और उन दो इंजीनियरों के नाम हैं, जैसा कि हम ये सब हड़प्पा के हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर हम बता देते हैं कि दो इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन बर्टन और दूसरा था विलियम ब्राउन।
इन दो व्यक्तियों ने, जॉन वर्टन और विलियम ब्राउन, इन दो व्यक्तियों ने एक का नाम है, अरे ये जॉन बर्टन और दूसरे का नाम है विलियम ब्राउन। हाँ, तो इन दो व्यक्तियों ने इस सभ्यता की खोज की और इस सभ्यता के बारे में पता लगाया, और इन दोनों व्यक्तियों ने ही इन सब के बारे में इतनी अच्छे ढंग से हमें बताया। अब ये दो व्यक्ति उस टाइम पे इंजीनियर पद पर काम कर रहे थे, और इन दोनों व्यक्तियों ने ही सर्वप्रथम इस हड़प्पा से ईंटें निकालने का काम किया, और ईंटों को निकाल करके ये ले गए, और इस प्रकार से ये सब चीज़ें घटित हुई। और आज जब हम इनकी बात करते हैं कि लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को फिर ढूंढा, और ढूंढ करके इनके खंडर उपमहाद्वीप जो पुराने शहर थे उनमें इसको शामिल किया। हालांकि इस नगर की सबसे पहले खोज हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी जो पुरा स्थल थे उनको हड़प्पा सभ्यता का नाम रख दिया गया। इन शहरों का जो निर्माण था वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। इसी कारण से हम, अब देखो इसका नाम हड़प्पा पहले मिला, इसलिए क्या नाम रख दिया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब ये जिस नदी के किनारे थे वो नदी कौन सी थी, हम सभी जानते हैं कि वो नदी थी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के होने का कारण इसका नाम क्या पड़ गया फिर, सिंधु सभ्यता। लेकिन वर्तमान में इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता भी है। इसके नाम को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। जैसा कि हम एक कोटेशन पढ़ेंगे, एक जो पुरातत्व विभाग था, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके निदेशक रहे थे जॉन मार्शल। तो मार्शल जी ने एक कोटेशन कहा था, और कहा था कि यदि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में यदि कुछ और भी स्रोत मिलते हैं, कुछ और भी स्थल मिलते हैं, और ये स्थल यदि अधिकतम मिलते हैं, तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता से बदलकर भारतीय सभ्यता कर देना चाहिए। आज इसका नाम वैसे तो भारतीय सभ्यता होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी बातों को सब भूल जाते हैं ना, इसीलिए अब चूंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कुछ स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में भी है ना। अब पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान वाले स्तर हड़प्पा का नाम पाकिस्तानी सभ्यता के रूप में नाम रखवाना चाहते हैं, जबकि अधिकतम जो स्थल हैं वर्तमान में वो कहाँ हैं, इंडिया में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इन नगरों की विशेषता क्या रही थी। इन नगरों की विशेषता थी कि ये दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित थे, अर्थात जो टीले जो थे वो टीले कितने थे, टीले थे दो, एक छोटा टीला और एक बड़ा, ऐसे देखो एक टीला था, आप ऐसे याद रखें, एक टीला था नगरीय टीला। अभी अपन इसमें चर्चा करेंगे, अभी यहीं देखते हैं कि दो या दो से अधिक टीले थे। एक छोटा था, ऊंचाई पर बना हुआ था और पश्चिमी भाग में था, जबकि दूसरा बड़ा था, पूर्वी भाग में था और निचले इलाके में था। ऊंचाई वाला जो हिस्सा था उसको नगर दुर्ग कहा गया, और निचला जो था उसे नगर कहा गया, निचला नगर। तो दोनों पर चार दीवारी की पक्की ईंटें बनाई गई, पक्की ईंटें से बनाई गई चार दीवारी।
ईंटें इतनी अच्छी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवार खूब मजबूत रहे। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान में, पंजाब में, पाकिस्तान के तो पंजाब और सिंध, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में मिले हैं। और पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सब उपकरण मिले हैं। और इस मानचित्र में हमको वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे ये सब नदियों के किनारे क्या मिला, हड़प्पा, राखी गढ़ी, जो कि हमारे ये कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सोत कांगड़ोर, चनूदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटला, लोथल, ये सभी स्थल किसके हैं? तो ये सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता के हैं। ठीक है, हड़प्पा के। अभी हम आगे बात करते हैं कि कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। अब जैसे खास इमारत के मोहनजोदड़ो का में एक खास तालाब बना है, जिसको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया, महान स्नानागार। तो महान स्नानागार कहने वाला सबसे पहले कहा किसने? तो जॉन मार्शल ने। अब इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, पानी को रोकने के लिए। ठीक है। और इस सरोवर के दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई, और 4 कमरे बनाए गए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, और साथ में जब ये खाली हो जाता, जब उपयोग हो जाता, तो इसको खाली कर देते हैं। और शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। कालीबंगा, लोथल से भी हमें अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ सब में यज्ञ किए जाते होंगे। ऐसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनसे हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भी हमें मिली हैं। अब हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ तो आप मान लें सीढ़ियाँ, ये उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई। यहाँ चारकोल के पानी के निकालने के लिए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ कमरे बना दिए, कपड़े वगैरह वो चेंज करने के लिए, कुएं बना दिए पानी डालने के लिए। और इन सब के हिसाब से, इस हिसाब से इसको बनाया गया विशाल स्नानागार। ठीक है। तो ये क्या है, विशाल स्नानागार। ओके। अच्छा, ये इसमें दे रखा है, आप यहाँ देखें, ये देखो, ये सीढ़ियाँ हैं। पानी निकालने के लिए जो छिद्र बनाए गए, उन पर चारकोल से इनको रोकने का प्रयास किया गया, कमरे बनाए गए। तो आप इन सब चीज़ों को नोटिस करें। ये महान स्नानागार का चित्र है। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के घर होते थे। ठीक है। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानगार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे, और यहाँ नगरों में ढके हुए नाले थे। अब इन्हें बड़ी सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके।
अक्सर घरों की जो नालियाँ थी वो सड़कों की नालियों से जोड़ दी जाती थी और बाद में इन नालों का पानी बड़े बड़े नालों में चला जाता है, इन नालियों, ठीक है। के साथ में एक बढ़िया चीज कि इनमें नालों में ढके होने के कारण जगह जगह मैन होल बनाए जाते थे। अब इन मैन होल के जरिए वो क्या करते, देखभाल और सफाई। इतनी सुदृढ़ योजना, और इसी योजनाओं के कारण इसे क्या कहा गया, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कहा गया क्योंकि इतनी प्लानिंग के साथ ये बनाए गए थे कि इसको क्या कहना उचित रहा, नगरीय। ग्रामीण सभ्यता नहीं कह सकते हम। नगरीय जीवन कैसा रहा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर जो लोग रहते होंगे खास इमारतों की योजनाओं में जुटे रहते थे। यहाँ संभवतः शासक रहते थे होंगे या, ठीक है। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद लोग खूबसूरत मन के सोने, चांदी, आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। तो इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे, उद्योग स्थल भी होंगे, तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, लोग लंबी यात्राएं भी करते होंगे। और इन सब से भाई मिट्टी के कई खिलौने बच्चे भी कहते हैं, इन सब से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उस पर बना एक कुआं भी बताया गया है। बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर है, ये वाली, और इस मोहर पर कुछ चिन्ह है, एक खास लिपि है, और इस लिपि का क्या नाम है, गौमूत्राक्षर लिपि, जिसको वेस्टोफोदन कहते हैं। वेस्टोफोदन, ठीक है। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। अब उनमें क्या मिले, अधिकतर पत्थर मिले हमें, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, धातुओं की चीजें मिली हैं। और इनके अलावा जो कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन, तांबे के और जो मिले हैं वो सब, सोने और चांदी के गहने और बर्तन, ये सब हमें मिले हैं। इनके साथ में कुछ आकर्षक जैसे मन के बांट और फलक भी हमें प्राप्त हुए हैं। देखो ये पत्थर के बांट हैं, ये कुछ मन के वगैरह हैं, इसके साथ ये फलक वगैरह हैं, जो फलक अर्थात कढ़ाईदार वस्त्र वगैरह जिनको हम कह सकते हैं। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः चित्र जानवरों के मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लाल काले रंग के डिजाइन खूबसूरत मिट्टी के बर्तन हैं वो भी देखिए आप, वो भी बहुत सुंदर सुजीले बनाए गए हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के फूलदान के ढके होने के साथ साथ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी तथा थियंस से बनी तकलियां सूती कताई का संकेत देती हैं। तो आप इन सब चीज़ों के अध्ययन से हमें ये चीज़ तो पता चल जाती है ना कि जो पुरातत्वविद हैं वो सब इनके बारे में खोज कैसे कर रहे हैं, स्रोतों के आधार पर। ये सब कुछ कैसे बताया जा रहा है, स्रोतों के आधार पर। इनके
इन वस्तुओं के निर्माण में विशेषज्ञों ने अधिकांश अध्ययन किया, और जो इनके बारे में निर्माण का विशेषज्ञों ने अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज के लिए एक खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब काम ऐसे विशेषज्ञ कहलाता है। किसी खास चीज में दक्ष हो जाना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह नहीं पता कि क्या सिर्फ और पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या महिलाएं भी करती होंगी। शायद दोनों ही रही होंगी ऐसे कामों में। फेयंस पत्थर और शंख के प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण की गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं और उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले, हल्के समुद्री रंग के होते हैं, समुद्री हरे होते हैं। फेयंस से मन के चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चा माल ही है, और इन कच्चे मालों का प्रयोग करके अनेक प्रकार की चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है। अब जैसे अपन बात करें मिसाल के तौर पर एक कि कपास जो है वो कच्चा माल है, लेकिन कपास को कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाना, ये हड़प्पा के लोगों की कई ऐसी चीजें मिलती हैं। ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबे के आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तांबे बनाने के तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन के आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, और सोने का जो आयात है वो कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का जो आयात है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा। एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में लकड़ी की खिलौना है, एक खिलौना दिया हुआ है, और इधर जो दिया हुआ है वो क्या है, मोहर। ठीक है। तो नगरों में रहने वाले जो लोग थे वो भोजन के लिए क्या करते हैं, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा के हल तो नहीं बचे क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। और सिंचाई के लिए क्या अपनाए होंगे कि पानी इकट्ठा किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उनको फसलों में सिंचाई की जाती होगी। ये हल का एक खिलौना मिला है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन इन मशीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। इसके अलावा वे फलों को इकट्ठा करते थे, बेर जैसे फल, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे।
बात करेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कि गुजरात में जो धोलावीरा नगर बसा हुआ है कच्छ के इलाके में, वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में व्यक्त थे, वहाँ धोलावीरा का नगर 3 भागों में था। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने बात की कि हड़प्पा जो नगर सभ्यता थी वो केवल और केवल 2 भागों में विभक्त थी, लेकिन धोलावीरा में 3 भाग थे। हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया है। संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था इन अभिलेखों को। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए गए हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी पर साबरमती एक नदी है, उपनदी है कि उस पर लोथल एक नगर बसा हुआ है। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई जाने वाली चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी स्थित था। भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने वाली छाप, ये सब मिला है। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, तालाब का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ रास्ते से आने वाली नावें रुकती थीं। यहाँ माल को उतारा और चढ़ाया जाता होगा। यहाँ इमारतें मिली हैं, संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण भी तैयार किए गए हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे डिब्बे या थैलों का चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के लिए मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ इसका पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़, सूखी नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। पूरे नगर तो नष्ट हो ही नहीं सकते, तो इससे यह पता नहीं लग पाता। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के बस्तियां
उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ, जिसके बारे में कक्षा 6 और 9 में आप पढ़ोगे। अध्याय जो 6 और 9 है उनमें पढ़ेंगे। अन्यत्र क्या अपने एटलस पर मिस्र को देखो, और मिस्र की कहानी बताई गई है कि 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। ये जो दिख रहे हैं ये पिरामिड के नाम से जाना जाता है इनको। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। अब इन पिरामिडों का प्रयोग किसके लिए किया गया? राजाओं के शवों को दफनाने के लिए। इन शवों को ममी कहा गया। अब ये सब कैसे थे? इन पर पट्टियां बांधी जाती थी, उन्हें क्या कहा गया? ममी। और मिस्र की ममीज बहुत फेमस है। अब आपके सिलेबस में से मिस्र की सभ्यता हटा दी है तो इतना कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी इस चैप्टर में जो दे रखा है उसके बारे में अपन अध्ययन कर ही लेते हैं कि राजा एवं रानियों के जो सबको पट्टियों से ढककर और जब ताबूत में रख दिया जाता था वो ममी कहलाता है। उनके सबके साथ अन्य चीजें भी रखी जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार, जानवर, इन सब को रखा जाता था। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया गया था। मिस्र में ऐसे सबसे ज्यादा खर्च किया गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उपयोगी शब्दों के बारे में, जैसे नगर है, नगर दुर्ग है, शासक है, लिपिक है, मोहर है, शिल्पकार है, धातु है, विशेषज्ञ है, कच्चा माल, हल, सिंचाई। यदि आपको इन शब्दों के बारे में हमने पहले बता दिया, यदि फिर भी आपको यदि नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके इनमें मदद कर देंगे। हम आपके लिए इन शब्दों के ऊपर फिर से डिटेल से कुछ वीडियो लेकर आ जाएंगे। महत्वपूर्ण तिथियां, जैसा कि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, 7000 या 8000 साल पहले लगभग मेहरगढ़ में कपास की खेती की जाने लगी। नगरों का प्रारंभ जो हुआ लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पूर्व हुई। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस अध्याय के बारे में। अब हम कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक का अध्याय 5 का अध्ययन हम करेंगे, जो कि अगले वीडियो में होगा। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, इसके बारे में हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको इतिहास विषय से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपको यदि कठिनाई लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर संबंधित टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए अपलोड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।